गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। होप आप सभी अच्छे होंगे और विंटर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, हम लाए हैं आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण वैसे तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आज उसी का रिवीजन करेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आप लोगों को जो जो चीजें पढ़ाई गई हैं उन्हीं का आज रिवीजन क्लासेस चलेगा। उसके बाद आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती कहाँ से है? आप लोगों को बताया गया है ध्वनि से, साउंड। ध्वनि से हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है। ध्वनि किसे कहते हैं? जो वायु हमारे मुख या कंठ से कंपन करते हुए बाहर निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जो वायु हमारे मुख या कंठ से कंपन करते हुए बाहर निकलती है वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के बाद आता है वर्ण। दूसरे नंबर पे आता है वर्ण। दूसरे नंबर पे आता है वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख देना ही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। दो परिभाषाएं आप लोगों को मिली। ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिख देना ही वर्ण कहलाता है, और दूसरी परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिन्हें बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। बेटा आप लोग ध्यान देना, हम जो भी डेफिनेशन बताते जा रहे हैं अगर आपको कहीं भी डाउट होगा वीडियो प्लेबैक करके आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि सब चीजें लिखवाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो हम डिफिनीशन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को जहां भी डाउट होगा आप लोग पॉज करिएगा, रिवाइंड करके अपना देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिन्हें बोलने पे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिन्हें बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बेटा आप लोगों के स्टैंडर्ड पे हम स्वर, आप लोगों की कक्षाओं के हिसाब से स्वर हम तीन प्रकार के बता रहे हैं। ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तीन तरह के। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये चार होते हैं। हिंदी भाषा में ये चार होते हैं। अ, ई, उ और रे, ये चार होते हैं ह्रस्व स्वर। बाकी जितने भी स्वर हैं अंग और अह अयोगवाह को छोड़ के सभी दीर्घ स्वर हैं। वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, अ, ई, उ, री। और वे वर्ण जिन्हें ह्रस्व स्वरों से बोलने में ज्यादा समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन वर्णों को और अयोगवाह को छोड़कर सभी शेष वर्ण दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर वे वर्ण जिन्हें बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों को इस सिंबल से दिखाते हैं, या तो ये या ये, इनमें से कोई सिंबल लगा रहेगा। जैसे ओम, तो ओम ज्यादा मात्रा का समय लगा तो यहां प्लुत स्वर लगते हैं। बात करते हैं स्वरों की संख्या।
हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। अंत के दो वर्ण अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार विसर्ग कहते हैं, उन्हें नहीं शामिल किया जाता है स्वरों में। आते हैं व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में ये 33 होते हैं। हिंदी भाषा में ये 33 होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, स्वरों को कई आधारों पे बांटा गया है बेटा। पहला स्पर्शता के आधार पे, दूसरा वायु अवनागमन के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे। स्पर्शता के आधार पे व्यंजन वर्ण 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में कौन से आते हैं? क से लेके म तक के वर्ण, क से लेके म तक के वर्ण। ये 25 वर्ण जो हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। अभी हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ है जिसमें पूछा गया था थ का उच्चारण स्थान क्या है। दूसरे सेट में पूछा गया था च का उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ से च का उच्चारण किया जाता है। तो समझो बेटा, हम अपनी वायु को निष्कासित कहाँ से करते हैं? कंठ से, गले से। तो पहला उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। क्या हो जाता है? कंठ। दूसरा कंठ के बाद कहाँ आता है? तालु। हवा कहाँ टकराती है? तालु पे, तो दूसरा ताल। तीसरा ताल के बाद जीभ मुड़ती है जिसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। मूर्धा के बाद दंत, दंत से टकराती है वायु। और लास्ट वाले में ओष्ठ, होंठ चिपकते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं, तो ये ओष्ठ। ओष्ठ, होंठ टच करेंगे आपस में, प फ ब भ म। तो इनके उच्चारण स्थान आप लोग जरूर याद रखेंगे कि क वर्ग, इनको वर्ग कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके उच्चारण स्थान याद रखेंगे। ये 25 होते हैं। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन। ये चार होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल, व। इनका कहीं भी स्पर्श नहीं होता। वायु या हमारे मुख के अंग जितने भी हैं कहीं भी स्पर्श नहीं होते अंतस्थ व्यंजन में। इनको बोला जा सकता है य, र, ल, व। कहीं भी आपका जिह्वा, दंत, ओष्ठ आपस में टच नहीं होंगे, छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये भी चार होते हैं, श, ख, स, ह। ऊष्म व्यंजन ये वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको बोलने में सांस गर्म हो जाती है या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। जब भी घर्षण होगा तब वायु गर्म निकलेगी। इनको बोलने में भी समझ में आता है, श, ख, श, ह। तो आवाज गर्म होके निकलेगी, वायु गर्म होके निकलेगी। तो ध्यान रखना। अब आप लोग ध्यान देना, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33, यही होते हैं व्यंजन वर्ण 33। आप लोगों को समझ में आ गया? तो स्पर्शता के आधार पे व्यंजन वर्ण 33 मिल गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। एक होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर इरेज करते हैं। अगर आप लोगों को इसको लिखना होगा, नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। इरेज कर रहे हैं। बात करते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण, इनमें चार आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों कहीं न कहीं दो वर्णों से मिलके बने हैं। छ क और श से मिलके बना है, त्र त और र से मिलके बना है, ज्ञ ज और इया से मिलके बना है, श्र श और र से मिलके बना है। तो इसलिए इनको संयुक्त माने होते हैं, दो का मेल, दो का जुड़ाव। तो संयुक्त वर्णों में दो दो अक्षरों के मिलके बने हुए वर्ण हैं, ये चार होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अयोगवाह की। अभी आप लोगों ने देखा स्वरों में दो वर्णों को नहीं ऐड किया जाता। अयोगवाह वे वर्ण जो ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, अर्थात जो जरूरत पड़ने पे स्वरों की भांति और जरूरत पड़ने पे व्यंजनों की भांति व्यवहार करें। अर्थात वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं वे कहलाते हैं अयोगवाह। कौन कौन से हैं अयोगवाह? अनुस्वार, इसको किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी से प्रकट करते हैं, जैसे अंश। इसका उच्चारण न की तरह होता है, अर्थात स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर जो हैं उसके जगह इसका उपयोग होता है। पंचमाक्षर जो हैं, जो पंचमाक्षर हैं स्पर्श व्यंजनों के, अर्थात अंग, इय, अड़, न, म, उनके जगह इसका उच्चारण होता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग इसका उच्चारण किसी भी वर्ण के बगल में दो बिंदी लगा देते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। किसके तरह? ह की तरह। जैसे प्रातः, प्रातः। तो दुख,
इस तरह लिखना, सब शुद्ध रूप यही है दुख लिखने। तो इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। अनुस्वार विसर्ग, एक आता है अनुनासिक, जिसमें मुंह और नाक दोनों का उपयोग किया जाता है बोलने में, अनुनासिक कहलाते हैं। इसमें चंद्र बिंदी लगती है, चंद्र बिंदी लगती है। आई होप आप लोगों ने ये इतना समझ लिया होगा। हम इरेज करते हैं। अब आते हैं वायु अवनागमन के अनुसार। वायु अवनागमन के आधार पे व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, दो तरीके के। प्राण माने वायु, और वायु मुंह से जिन शब्दों को, जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु बाहर निकले वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और जिनको बोलने में वायु ज्यादा बाहर निकले उनको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण आते हैं। अर्थात हम क वर्ग का देखते हैं तो क, ग, अंग आया पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण है। उसके बाद क्या आएगा च वर्ग में, च, ज, य, ये आया पहला, तीसरा, पांचवा। ट, ड, अण, त, न, इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन है वो आते हैं। एक आता है अण। तो अल्प प्राण व्यंजन कितने हुए? 20। कितने हुए? 20। अब आते हैं महाप्राण, वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुख से ज्यादा वायु निकले उनको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनों का दूसरा वर्ण और तीसरा चौथा वर्ण। स्पर्श व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन से हैं? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, इसके बाद स, ख, स, ह, अढ़। इसके बाद ऊष्म व्यंजन और अढ़। 15 वर्ण आ गए महाप्राण व्यंजन में। कितने महाप्राण व्यंजन होते हैं? 15।
ठीक, ये हो गए महाप्राण व्यंजन, आप लोग लिख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे हम व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं, आइए देखते हैं। 2 भागों में। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे हम व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा? घोष, अघोष। घोष, अघोष। बुक में परिभाषा दी है, जिन वर्णों में नाद हो उत्पन्न, जिन वर्णों को बोलने में नाद उत्पन्न हो उन्हें घोष वर्ण करते हैं। नाद मतलब होता है स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होना। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो वो वर्ण कहलाते हैं घोष वर्ण, और जिन वर्णों व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न न हो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों के पहले दूसरे वर्ण अघोष वर्ण है, और बाद वाले घोष वर्णों के स्पर्श व्यंजनों में घोष वर्णों के लिए तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है। चलिए देखते हैं घोष वर्ण कौन से हैं। स्वर तंत्र में जिनमें कंपन नहीं होगा वो अघोष वर्ण, और स्वर तंत्रिका में जिनमें कंपन होगा बोलते समय वो घोष वर्ण कहलाएंगे। पहला और दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण मीन्स क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये आदि वर्ण क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अघोष वर्ण, ये कहलाएंगे अघोष वर्ण। अब घोष वर्ण में क्या आएंगे? तीसरा, चौथा, 5वें वर्ण कौन कौन से होंगे? क, ख को हटाएंगे तो ग, घ, अंग। च, छ को हटाएंगे ज, झ, इय। ट, ठो को हटाएंगे तो ड, ढ, अण। त, थो को हटाएंगे तो द, थ, न। प, फ को हटाएंगे ये कहलाएंगे घोष वर्ण। इनको बोलने में स्वर तंत्रिका का कंपन ज्यादा होता है, इनको बोलने में स्वर तंत्रिका में कंपन कम होता है, कम होता है या न के बराबर होता है। इनको बोलने में स्वर तंत्रिका में कंपन ज्यादा होता है। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो पॉज करके लिख लेंगे, नहीं तो रिवाइंड करके आप लोग इसको लिख लेंगे फेयर नोटबुक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।